आज हम अम्ल, क्षारक एवं लवण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? क्योंकि पीतल एवं तांबा यानी ये जो है तांबा जो है यहाँ पे धातु है और दही के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है और इसी कारण से अम्ल होता है, इसी कारण से ये खट्टा होता है क्योंकि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो यहाँ पे जो है धातु जब अम्ल के साथ में क्रिया करेगी, जब धातु अम्ल के साथ में क्रिया करेगी तो अम्ल के साथ में क्रिया करने से क्या होगा कि अम्ल के साथ में क्रिया करने से लवण व हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है ना, लवण व हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब यहाँ पे कह रहा है यानी वो पदार्थ ना रह के वो क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। तो यहाँ पे जब हम दही या खट्टे पदार्थ को तांबे या किसी पित्तल के बर्तन में रखेंगे तो वहाँ पे वो दही न रह के कुछ अन्य पदार्थ यानी हानिकारक पदार्थ बन जाएगा। इसलिए हमें जो है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। और उसमें वो खट्टा पदार्थ ना रहकर कोई अन्य विषैला पदार्थ बन जाएगा। इसलिए हमें जो है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। अब यहाँ पे धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझिए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है धातु के साथ में अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। मैंने अभी बताया था धातु के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया होती है तब हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलती है, मैंने जब पहले पढ़ाया था तो उस ये जब धातु और अम्ल के साथ में जो अभिक्रिया को जब हमने पहले पढ़ाया था उसमें बताया था मैंने कि यहाँ पे जो है एक परक नली है, उस परक नली में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा हुआ है। उसके अंदर हम जब जैसे ही हम जिंक का टुकड़ा डालते हैं तो जिंक का टुकड़ा डालने पर क्या होता है, उसमें जो है वो गैस निकलती है। अब यहाँ पे ऊपर जो है परक नली यहाँ पर बंद है। दूसरी ओर पात्र में क्या है, यहाँ पे जो है साबुन का जो है पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, और साबुन का पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पे जो है जैसे ही हम यहाँ पे इसके अंदर ये जो गैस है जिंक, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पानी इसके अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा हुआ है और इसके अंदर हम जो है जिंक का टुकड़ा डाल रहे हैं, ये जिंक का टुकड़ा डला हुआ है। तो जैसे ही हम डालेंगे तो इसके अंदर जो गैस निकलेगी वो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर जो साबुन का पानी है तो इसमें बुलबुले के रूप में जो है ये निकलेगी। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन, अब इसके ऊपर जब हम जैसे जलती हुई मोमबत्ती को लेके जाते हैं तो जलती हुई मोमबत्ती को लेके जाने पर क्या होगा कि जलती हुई मोमबत्ती को हम जैसे ही लेके जाते हैं या माचिस की तुल्ली को जैसे ही हम लेके जाते हैं तो जैसे ही हम लेके जाएंगे तो ये जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या है, जलने लग जाएगी। फट फट या पॉप की ध्वनि के साथ में ही जो है ये जलने लग जाएगी। तो ये हमने पहले पढ़ा है। तो यहाँ पे जो है इसका परीक्षण करने पर कैसे पता लगाएंगे कि जैसे ही हम जलती हुई मोमबत्ती या जलती हुई माचिस की तिल्ली को लेके जाएंगे तो ये फट फट या पॉप की ध्वनि के साथ में जलने लग जाएगी। तो ये ध्यान हमें रखना है। तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और इसकी उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे कि जैसे ही हम उसके ऊपर जो हम जलती हुई मोमबत्ती या कोई माचिस की जलती हुई माचिस की तिल्ली लेके जाएंगे तो वो फटफट के आवाज़ या पॉप की ध्वनि के साथ में ही जो है वो जलने लग जाती है, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला तीसरा जो क्वेश्चन है कि कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बदबूदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती हैं। अब यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आई है कि मोमबत्ती को क्या करती है, बुझा देती हैं। कोई गैस या बदबूदाहट उत्पन्न होती है यानी कोई गैस निकल रही है और वो गैस क्या कर रही है, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक से कैल्शियम क्लोराइड हैं, अगर उत्पन्न यौगिकों में मतलब जो उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे जो है एक पदार्थ है ए, उसके साथ में जब इसको जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में क्रिया करता है तो क्रिया करने पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बता ही रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड बनता है, यानी कैल्शियम क्लोराइड बनता है। और क्या है, और जो है एक गैस निकल रही है जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। जलती हुई मोमबत्ती को ये बुझा देती है मतलब कोई भी पदार्थ जलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या है, बुझ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में बुझता है। तो यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो
निकल रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल रही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो Cl है, यहाँ पे Cl है साथ में, देखो यहाँ पे अभिकारक में भी देखो यहाँ पे Cl है, यहाँ उत्पाद में भी Cl है, लेकिन यहाँ पे अभिकारक में जो है हाइड्रोजन तत्व है, लेकिन यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पे देखो कि ए, अब यहाँ पे ए को ज्ञात करना है कि ए क्या है। तो अब देखो यहाँ पे कैल्शियम है, लेकिन यहाँ पे अभिकारक में कैल्शियम नहीं है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो अगर हम CaCO2 लिखे तो यहाँ पे 2 तो कुछ बनेगा नहीं, लेकिन यहाँ CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर ए की जगह हम CaCO3 लिखे, तो यहाँ पे देखते हैं हम वापस हम कि CaCO3 के जैसे ही साथ हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं, तो मिलाने पर क्या बनता है कि कैल्शियम क्लोराइड बनता है, और साथ में क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम हो गया, यहाँ कैल्शियम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, यहाँ हो गई। अब यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O3 है, तो यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, ठीक है ना। और यहाँ क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, और यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है। तो इसको समीकरण को संतुलित भी करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट लाइन, समीकरण को संतुलित कीजिए। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा कि दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर के जो है तत्वों को देखना है, ठीक है ना। तभी हम पता लगाएंगे कि हाँ ये जो पदार्थ है वो क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि ये जो है कोई पदार्थ है जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में जो हम अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया करने पर क्या है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, और साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि अब दोनों और अभिकारक के अंदर देखना है कि हाँ अभिकारक के अंदर क्या है, कि अभिकारक के अंदर यहाँ पे जो है हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और यहाँ पे जो कैल्शियम है, क्लोरीन भी है, और कार्बन जो है कार्बन भी है, और ऑक्सीजन भी जो है वो कितनी है, 2 है। अब यहाँ पे तो है देखो क्लोरीन तो है, लेकिन हाइड्रोजन जो है नहीं है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है कैल्शियम नहीं है, इस वाले में कैल्शियम नहीं है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कार्बन इस साइड में नहीं है। यहाँ पे हम बात करें ऑक्सीजन के 2 जो है वो परमाणु नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या बन सकता है, CaCO2, लेकिन CaCO2 न होकर यहाँ पे क्या बनेगा, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में क्रिया करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में क्रिया करने पर क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब यहाँ पे इस H का क्या होगा, तो इस H का अगर हम देखें तो यहाँ क्या बनेगा, साथ में, यहाँ साथ में बनेगा जल, ठीक है ना, जल बनेगा। तो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन जो है वो 2 है। तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो इसको यहाँ पे जो है 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे 2 लिखेंगे। तो यहाँ आगे 2 लिखने पर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन भी जो है यहाँ पे 2 हो गया। तो दोनों और जो है तत्वों की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। दोनों और जो तत्वों की संख्या है वो बराबर हो जाएगी। तो हम वापस एक बार देखते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे, कि दोनों और जब भी हमें समीकरण को संतुलित करना है या कोई पदार्थ हमें पता लगाना है कि कौन सा पदार्थ है, तो दोनों और हमें तत्वों की ये जो है देखने पड़ेगा कि तो कौन से तत्व हैं। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, जबकि यहाँ पे जो है कैल्शियम है, यहाँ पे जो है क्लोरीन भी है, यहाँ पे कार्बन भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कैल्शियम 1 है, क्लोरीन जो है यहाँ पे 2 है, और कार्बन 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे जो है 1 है, क्लोरीन 1 है। तो इस क्लोरीन को हमें 2 करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 लिख दूँ, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कहाँ गए, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, जैसे मैं यहाँ तीसरा पदार्थ क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन गैस, तो अब साथ में देखो, अब यहाँ पे देखो कैल्शियम है 1, और कार्बन 1 है, और ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैल्शियम 1 हो गया, कार्बन हो गया, और ऑक्सीजन 2 हो गई। तो CaCO तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, यहाँ ये क्या बनेगा, ये CaCO3। तब यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ में जुड़ के यहाँ क्या बना देगी, जल बना देगी। तो यहाँ पे ये पदार्थ कौन सा बनेगा, ये पदार्थ बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट पदार्थ बनेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये पदार्थ बनेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट पदार्थ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देगी, और साथ में जो है कैल्शियम क्लोराइड बनेगा,
और जल भी बनेगा। तो ये अभिक्रिया जो है संतुलित हो जाएगी। और संतुलित अभिक्रिया क्या कैसे होगी कि CaCO3 प्लस 2H2O सॉरी 2HCl सॉरी यहाँ पे क्या होगा कि 2HCl और जब ये क्रिया करेगा तो क्रिया करने पर क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही क्रिया करेगा तो यहाँ पे CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और प्लस यहाँ पे जो है वो जल का अणु यानी H2O जो है वो निकलेगा। तो ये जो अभिक्रिया जो है वो पूर्ण रूप से यहाँ पे क्या हो गई है, संतुलित हो गई है। अब आगे जो है नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है अगला यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या नाइट्रिक अम्ल जो है जब जल के अंदर घुल के जो है अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करती हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। कारण क्या है भाई, अम्ल किसे कहते हैं? जो जल में घुलकर क्या देंगे, जो जल में घुलकर क्या देंगे, जल में घुलकर H+ आयन देंगे। क्या देंगे? H+ आयन देंगे। और जब उसी को हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। अम्ल किसे कहते हैं? जो जल के अंदर घुलकर H+ आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। अब यहाँ पे जो है HCl है, HNO3 जो है ये जल में घुलकर क्या है, H+ आयन देते हैं, इसलिए ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। जबकि अल्कोहल जो है और ग्लूकोज जो है C6H12O6 जो है ये जल में घुलकर जो है H+ आयन नहीं देते हैं, इसलिए जो है ये अम्लता के जो लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो यही आपको लिखना है कि HCl और HNO3 जो है जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, इसलिए अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो जल में घुलकर H+ आयन देते ही नहीं है, तो ये अम्लता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? क्योंकि हमें पता है कि कोई भी अम्ल का जलीय विलयन हो, हमें पता है कि अम्ल जो है जल में घुलकर क्या है, H+ आयन देता है। अम्ल जल में घुलकर क्या करेगा, H+ आयन देता है। तो H+ आयन देगा मतलब तभी तो वो अम्ल कहलाएगा। तो जल में घुलकर H+ आयन देता है, यानी अम्ल जो है आयनों में विभक्त हो जाता है और H+ आयन देता है, और आयनिक जो इसी कारण से जो है यहाँ पे क्या है, विद्युत का चालन हो जाता है, क्योंकि यहाँ आयन्स बन जाते हैं और आयन के गति करने से ही जो है विद्युत का चालन होता है। तो यहाँ पे ये इसी कारण से जो है विद्युत का चालन अम्ल के अंदर होगा, क्योंकि अम्ल जल में घुलकर आयन में बदल जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, और आयनित होने के कारण से यहाँ पे विद्युत का चालन होगा। अब अगला है तीसरा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? अब देखो लिटमस पत्र कब क्रिया करेगा, जब वो जलीय विलयन होगा, है ना। जलीय विलयन हो के साथ में ही लिटमस पत्र जो है अपना रंग प्रदर्शित करेगा। अगर वो लाल है तो नीला बदल जाएगा, अगर नीला है तो वो लाल बदल जाएगा, अगर अम्ल या क्षार में से कोई पदार्थ ऐसे होंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक गैस है। हाइड्रोक्लोरिक गैस का मतलब होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक गैस कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो अम्लीय होती है तो अम्ल का गुण, अब हम पता है कि अम्ल का गुण कब प्रदर्शित करेगी, जब वो जल में घुलेगी। जल में घुलकर अगर H+ आयन देगी तभी वो अम्ल का गुण प्रदर्शित करेगी। और लेकिन यहाँ पे जो है ये शुष्क है, शुष्क मतलब है सूखी है, और सूखी होने के कारण से यहाँ पे लिटमस पत्र जो है वो रंग को नहीं बदलेगी, यानी ये नीले लिटमस पत्र को लाल नहीं करेगी। तो लाल नहीं करेगी तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये अम्ल नहीं है, ये अम्ल है, लेकिन ये जल में घुली हुई नहीं है, इसके कारण से ये जो है रंग को नहीं बदलेगी, यानी लिटमस पत्र के रंग को ये नहीं बदलेगी। कारण यही है क्योंकि ये शुष्क है, जलीय विलयन में नहीं है। तो जलीय विलयन में नहीं होने के कारण से जो है आयनों में विभक्त नहीं होगी, और आयन यानी H+ आयन नहीं होगा, और शुष्क लिटमस पत्र जो है वो जो है अलग रंग में परिवर्तित नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है चौथा जो क्वेश्चन है वो है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में? तो हमने पढ़ा था पिछला टॉपिक, जिसमें हमें पता है कि जो है अम्ल को तनुकृत करते समय, यानी अम्ल को तनुकृत का मतलब होता है पानी मिलाते समय, यानी उसको पतला करते समय जो है हमें जो है अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। हमें जो है अम्ल के अंदर जो है जल मिलाना चाहिए, अम्ल के अंदर जो है जल मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम जल को अम्ल में मिलाएंगे
जल को अम्ल में मिलाएंगे तो जल को अम्ल में मिलाने पर ये जो है ऊष्मा सेपी अभिक्रिया हो जाएगी, यानी ऊष्मा सेपी अभिक्रिया हो जाएगी। और ऊष्मा सेपी अभिक्रिया का मतलब है कि यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे जो है ये जो है मतलब इसमें क्या हो गया, अगर परख नली है या कोई कांच का पदार्थ है तो वो टूट जाएगा, ठीक है ना। और आपका हाथ पे अगर वो एसिड गिर गया तो ये जो है आपका हाथ भी जो है वो जल सकता है। तो हमें जो है बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए जब भी हमें तनुकृत करना है। तो तनुकृत करते समय जो है जल के अंदर हमें अम्ल को मिलाना चाहिए, ठीक है ना। जल में हमें थोड़ा थोड़ा अम्ल मिलाते रहो, उसको हिलाते रहो, थोड़ा थोड़ा अम्ल मिलाते रहो, उसके बाद में उसको हिलाते रहो, जिसके कारण से हिलाने से क्या होगा कि हिलाने से जो है उसकी ऊष्मा जो है वो अम्ल को तनुकृत करते समय ये क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में, क्योंकि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, यानी अम्ल जो है अगर यहाँ पे जो है हम परक नली है और परक नली के अंदर अगर पानी है तो हमें धीरे धीरे करके जो है हमें अम्ल मिलाना चाहिए। और दो दो बूंद या तीन तीन बूंद डालो, बूंद बूंद करके आप इसके अंदर डालो और थोड़ा हिलाओ, जिसके कारण से जो हीट निकलेगी वो हीट जो है हिलाने से हीट जो है बाहर आ जाएगी। तो हमें बूंद बूंद करके उसके पानी के अंदर जो है अम्ल को मिक्स करना चाहिए जिस और हिलाते रहना चाहिए, जिसके कारण से इसकी जो हीट होगी यानी ऊष्मा से भी अभिक्रिया है, तो ऊष्मा से भी अभिक्रिया में क्या होता है ऊष्मा बाहर निकलती है तो हीट जो है वो बाहर निकल जाएगी। अगर हमने अम्ल के अंदर जल को डाल दिया है, अगर हमने अम्ल के अंदर जल को डाल दिया है तो जल में डालने पर जो है एकदम जो है वो जो पदार्थ है गर्म होके बाहर आ जाएगा, या वो जो पात्र है वो टूट सकता है, आपके शरीर के ऊपर जो है वो एसिड गिर सकता है। तो ये जो है हानिकारक होता है और आप जो है जल भी सकते हैं। तो इसी कारण से जो है हमें अम्ल के अंदर पानी नहीं मिलाना चाहिए, हमें जो है पानी के अंदर जो है अम्ल मिलाना चाहिए और बूंद बूंद करके मिलाना चाहिए और हिलाते रहना चाहिए, जिसके कारण से उसके अंदर जो हीट है जो ऊष्मा है वो बाहर निकल जाएगी। अगला यहाँ पे है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसी प्रभावित हो जाती है। जैसे ही अम्ल के अंदर हम अम्ल को हम तनुकृत करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन की जो सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाएगी, तभी वो जो है वो पतला हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की क्या हो जाएगी, सांद्रता कम हो जाएगी, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जो है वो कम हो जाएगी। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसी प्रभावित होगी। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में हम और क्षारक मिलाएंगे तो क्षारक मिलने पर क्या होगा, क्षारक क्या हो गया, जब जल क्षारक जो है विलयन के अंदर OH माइनस आयन देगा, तो ये आगे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जो है जल के अंदर OH माइनस आयन दे चुका है और हम और क्षारक मिलाएंगे तो और जो है OH माइनस आयन देगा, तो OH माइनस की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और OH माइनस आयन की सांद्रता